हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल की केमिस्ट्री में कल सीख चुके थे कि क्षार और उनके प्रमुख उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, आज हम लोगों को सीखना है कि तनुकरण किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिर। तो हमारी हेडिंग है तनुकरण, कि आखिर तनुकरण आपका क्या होता है। तो सुनिएगा कि जल में अम्ल या आप बताएंगे कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता यानी सीधा कहूँ तो H+OH- आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल और क्षारक जो है वो आपके तनुकृत होते हैं। ठीक है, अब तनुकरण की परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में, सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर यानी मोलरता। ठीक है, तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और इससे अम्ल और क्षार जो है तनुकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप दोबारा एक बार सुन लें। लिखा हुआ है जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयतन की सांद्रता में प्रति इकाई कमी हो जाती है। आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखिएगा कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो मैं आपको बता दूं, आपकी अगली हेडिंग होगी प्रबल अम्ल। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी होगी प्रबल अम्ल। तो आप बताएंगे कि आपको बताना है कि वे अम्ल जो, और फिर बताएंगे कि जल में पूर्णतः आयनित होकर, ठीक है, जल में पूर्णतः क्या होकर? आयनित होकर, घुलकर। आपको इसमें क्या बताना है भाई? दोबारा सुन लें। वे अम्ल, आपको इसमें बताना है वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल करके, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुल करके अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, वही आपके कहलाते हैं प्रबल अम्ल। ठीक है, अब अगर दुर्बल अम्ल की बात करेगा तो बता दीजिएगा कि जल में पूरी तरह से ना घुले, जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होता वो आपका कहलाता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, बस हमें इनको एक बार पहचान करके लिखना है, 2-4 उदाहरण सीख लेने हैं जिससे कभी हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके लिख सकें। ठीक है, तो देख लीजिए, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, या वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलकर पूर्णतः आयनित होकर। अब फिर आगे आप बताएंगे कि अत्यधिक, क्या बताएंगे? अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं।
और आगे लिख दीजिएगा प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं वही आपके क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे हो गया HCl, जैसे हो गया HNO3, जैसे हो गया H2SO4 हो गया, है ना। तो जैसे में आपने क्या लिखा, जैसे कि HCl हो गया, जैसे HNO3 हो गया, जैसे H2SO4 हो गया। और हाँ, इन सब के नाम आपको पता है, पता होने भी चाहिए, और नहीं पता तो मैं फिर से लिख देता हूँ, सुन लें। HCl को हम लोग कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भाई जिसमें H पाया जाता है, H पॉजिटिव वो अम्ल होता है। HNO3 को क्या नाम देते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, नाइट्रिक अम्ल है। H2SO4 को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये जो आपका H2SO4 है भाई, इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो HCl आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आप सभी जानते हैं कि तेजाब पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, इसीलिए तो बैटरी में आप लोग पानी भर के भी उसे चार्ज कर सकते हैं, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जो नॉर्मल तेजाब होता है, H2SO4 का मतलब तेजाब ही होता है। ठीक है, जो नॉर्मल तेजाब होता है उसमें 90 से 95% तक पानी होता है, 5% तेजाब होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सीखा कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे दुर्बल अम्ल की, किसकी बात करेंगे, दुर्बल अम्ल की। तो क्या बताएंगे, अब ये परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से नहीं घुलते हैं, वो आपके कहलाते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। लिख लेंगे, आप लिखिए, स्वयं भी थोड़ा बहुत कोशिश करिए। क्या लिखेंगे, वे अम्ल जो जल में, क्या लिखना है, वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं वे आपके दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और जैसे कि CH3COOH, ठीक है, और आपको पता होगा कि CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं, या फिर इसी को कहा जाता है सिरका। क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। ठीक है, तो ये तो खैर CH3COOH का हो गया। और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका आ जाएगा इसके बाद, जैसे कि आप लोगों को ऑक्सैलिक अम्ल पढ़ना रहेगा, वो आ जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3COOH, तो ये आपका एसिटिक अम्ल, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल, और साधारण नाम होता है सिरका। ये दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आता है। एक बात और आप लोग सीख लीजिए कि दुर्बल अम्ल के अंतर्गत एक आपका और यौगिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल कहा जाता है। ये आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ठीक है, तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसका फार्मूला आप लोग खुद खोजिएगा, किसी तरह सर्च करिएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के बाद आज के टॉपिक में आपको एक और बात पढ़नी है, वो है प्रबल क्षार। और इसकी परिभाषा भी आप लोग लिखेंगे, ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतया आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं वही आपके प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, वो प्रबल क्षार या प्रबल क्षारक कहलाते हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि प्रबल क्षार या प्रबल क्षारक आखिर क्या होते हैं, तो परिभाषा में पूरी लिखूंगा नहीं और आपको स्वयं लिखनी है। क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H प्लस देते हैं। तो प्रबल क्षारक में आपको लिखना है कि ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित हो करके, ठीक है, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित होकर के अत्यधिक मात्रा में OH माइनस देते हैं वो आपके प्रबल क्षारक कहलाते हैं।
और इसके बाद जैसे में आकर के लिख देना, जैसे NaOH हो गया, जैसे KOH हो गया। भाई Na का मतलब क्या होता है सोडियम, और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड है ना, तो इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा। और KOH का मतलब क्या होता है पोटेशियम, और OH का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये आपके हो गए प्रबल क्षारक, और बस आपको लास्ट हेडिंग आज की पढ़नी है दुर्बल क्षारक। ठीक है, इसकी परिभाषा भी आप पिछले वाले की तरह बनाएंगे, और सुनिए क्या बनाएंगे। ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया घुलकर, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया घुलकर पूर्णतया नहीं घुलते हैं या ज़्यादा मात्रा में OH माइनस नहीं उपलब्ध कराते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। ठीक है, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए, यानी ये नहीं कि हर चीज़ आपको रटी रटाई मिले, थोड़ा सा अपने से भी डेवलप होइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि दुर्बल क्षारक जब आपसे पूछा जाए तो उसमें आप क्या बताएंगे, ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित होकर, ऐसे क्षारक जो जल में आयनित होकर के, पहली बात तो पूर्णतया आयनित नहीं होंगे, कहेंगे ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। और ये अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन उपलब्ध नहीं कराते हैं, अत्यधिक मात्रा में OH माइनस आयन उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते और अत्यधिक मात्रा में OH माइनस उपलब्ध नहीं कराते, वो आपके कहलाते हैं दुर्बल क्षारक। जैसे दुर्बल क्षारक में आपको बता देना है NH4OH। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा आपको सिखाया गया। NH4 का मतलब होता है अमोनियम, और OH का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो भी आज सीखा है उसे एक बार फिर से वीडियो को 2 बार देखिएगा, स्लो करके देखिएगा, कोशिश करिएगा रोक रोक करके देखें, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आप लोग इतनी कोशिश ज़रूर करिए कि जो आपको पढ़ाया जाए सिखाया जाए उसे अपनी तरफ से भी प्रयास करके 100% मजबूत कर लें। तो उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। समस्या हो तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।